इसमें हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी एंड सो ऑन। आप लोग तो जानते ही हैं क्योंकि पढ़े। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे का टॉपिक जिसे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस और हिस्टैरिसीस लूप होता है वैसे, हिस्टैरिसीस लूप, और इसे में हम पढ़ेंगे रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी। तो ये टॉपिक पढ़ना है। तो भाई ये हिस्टैरिसीस सुना है और बिल्कुल शौक में आ गए कि ये कौन सी आपदा है। तो कोई आपदा नहीं है, ये मैग्नेटिक फिनोमेना। इसको सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और कोई सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज होता है उसके बीच रिलेशन शो करता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए कि सपोज दैट कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट सपोज दैट सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब मतलब वो मैग्नेट है, ठीक है ना, सोलेनॉइड, और हमने आयरन जो है उसके पास में रख दिया, ठीक है, रख दिया। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन कुछ देर के बाद उसमें क्या होंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा। करंट बढ़ाने का मतलब जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयरन भी हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज का मतलब उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भर जाएंगी, ठीक है ना। तो एक डेफिनेट कंडीशन है कि उसके आगे उसको और मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, उसको चाहे जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि अब मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करें, मतलब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, करंट को डिक्रीज करें। तो क्या आयरन पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी, मतलब आयरन पार्टिकल में कुछ मैग्नेटिज्म आ जाएगा ना। आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट के पास लगने और हटा लें तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो एकदम से हटा लेने पर भी ये क्या होता है, डीमैग्नेटाइज नहीं होता। मतलब आयरन क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बची रहती है, किसमें, आयरन में। उसी जो रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर भी उसमें क्या हुआ, कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बची रही, उसे ही क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। अब इसको हमको हटाना है, मतलब जो आयरन मैग्नेटाइज हो गया उसको मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करना है, यानी पूरी इसको जैसे पहले था वैसे ही करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन पलट देंगे, मतलब अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो एक सर्टेन अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड पर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हिस्टैरिसीस लूप क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। और उसी को हम बोलते हैं अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या है तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के थ्रू कुछ एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे इसी में। पहले लिख लीजिए द हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप shows the relationship between magnetic
इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम डी बोलते हैं, एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है ना। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हमने किससे डिनोट करा था? H से। बोलिए तो किस टाइप का रिलेशन है, चलिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, बाकी कुछ याद नहीं करना आपको। ये बेटा इधर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और इधर होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहां तुम्हारा है पॉइंट O। इनिशियली जो है कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, मतलब कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ है। हम सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे क्योंकि वही वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे। तो इनिशियली यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये मान लिया कोई आयरन है, और वहां पर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या है? जीरो है। अब जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे दोनों की, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगे आयरन में, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाने पर भी और उसमें ज्यादा गुण नहीं आ सकते, मतलब और ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता आयरन, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। ए मान लिया। अब क्या करेंगे बेटा? हम मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे। अब जब रिमूव करेंगे तो ये तो अपने पाथ से वापस आ जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, लेकिन ये रिवर्स पाथ को फॉलो नहीं करेगा। कौन? मैग्नेटिक इंडक्शन। और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ, यानी H जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू यानी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आयरन में बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए अब यही जो इतना पार्ट जो बचा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, उसे ही हम क्या बोल देंगे बेटा? रिटेंटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। तो इधर आगे लिख लेते हैं इसको, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी यही जो पार्ट बचा हुआ है। अब इसको हम, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, उसको रिमूव करने के लिए, जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब करंट के डायरेक्शन पलट देंगे। तो ये क्या होगा? एक सर्टेन वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं बी, और यहाँ पर हो गया जीरो। तो जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन को जीरो करने के लिए जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, उसे हम क्या बोलेंगे? कोरेसिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरेसिविटी। COERCIVITY, कोरेसिविटी। अब अगर हम नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज करें तो ये फिर सर्टेन, जैसे यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट को मिला, इसी तरह इधर सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा। फिर अगर नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव कर दे, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो इस तरह से फिर से एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा, और जिसे हम क्या बोलेंगे? हिस्टैरिसीस लूप। A B C D E F। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे from adjoining graph if
be measured for various values, लूप नहीं लिखो, लिखो, be measured for various values of h values of h पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है ना। इनिशियली if magnetic initially the magnetizing field is zero, यानी h क्या है, जीरो, and hence तो b भी क्या है, जीरो है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंडक्शन is also zero, यानी ये कंडीशन है, यानी h जीरो है तो b भी क्या है, जीरो है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज करेंगे। तो सेकंड पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी H, इंडक्शन is also increases and after a certain value of H, मैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो क्या हो जाता है, सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन attains its saturation, yes, also increases and after certain value of Hb attains its saturation condition at point A, यानी H को और इंक्रीज करने पर और ज्यादा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, यानी और वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, क्या, आयरन, ठीक है ना। तो यानी वो क्या करता है, सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी इसके बाद अगर हम H की वैल्यू इंक्रीज भी करें तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, किसकी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसी पाथ पे तो रिवर्स होगा, बट जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो रिवर्स नहीं होगा अपने पाथ से, वो क्या होगा, कोई दूसरा पाथ ए बी डायरेक्शन में मूव करेगा। और H को जीरो करने पर, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एकदम से जीरो कर देने पर भी उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची रहती हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या आगे कंटिन्यू,
Now reverse decreasing the magnetizing field B, do not reverse in its path. ओके, ये अपने पाथ पे रिवर्स नहीं होता है एट s इज इक्वल टू 0 या ऐसे लिखिए ऑन रिमूविंग magnetizing field यानी h को हम 0 कर दें, there is some residual magnetic इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन लिख लीजिए, इंडक्शन लेफ्ट, और यही जो रेजिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। तो सिंपली द रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर का मिटा रहा है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जो रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड है उसे ही हम क्या कहेंगे, रिटेंटिविटी कहेंगे। ठीक है, तो put the heading retentivity residual magnetic field, residual magnetic induction left in the substance on removing magnetizing field is known as retentivity। क्लियर है, यानी ये जो रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बचेगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा लेने पर उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी कहेंगे। ठीक है ना, अब आगे बात करेंगे कि उसको हम मैग्नेटिक फील्ड को यहीं पर एंड नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, तो और उसकी डायरेक्शन में हम इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, अगेन applying reverse magnetizing field again applying reverse magnetizing field मतलब H रिवर्स डायरेक्शन में, then after certain value of
मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी becomes जीरो, यानी इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी यहाँ बची हुई थी उसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो वही जो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई की गई है उसे ही हम क्या बोलेंगे, कोरेसिविटी। तो कोरेसिविटी की हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। कोरेसिविटी, कोरेसिविटी हमने बताया क्या होता है कि जो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोरेसिविटी। तो सिंपली रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H required to destroy the residual magnetic field is known as कोरेसिविटी। नोट कर लीजिए फटाफट से। आगे हम करेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड यूज हुई उसे हम क्या बोलेंगे, कोरेसिविटी। अब इसको हम और इंक्रीज करें, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में और इंक्रीज करें तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या होगा, सैचुरेशन कंडीशन मिल जाएगा और उसके बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो एक हमें क्लोज लूप मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट on increasing H in negative direction, it again attains its saturation condition and then in, और उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे, रिवर्सिंग the direction of H, a closed loop A B C D E F A is found, is obtained, which is known as hysteresis loop। ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लूप बोलेंगे। तो फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लॉस।
Yes, put the heading hysteresis loss. तो यहाँ पर देखते हैं बेटा कि हमने एक बार सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया और फिर डीमैग्नेटाइज किया। तो मैग्नेटाइज करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीमैग्नेटाइज करने में उसको क्या किया गया, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की गई। तो ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कुछ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसी को हम क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस। तो लिख लीजिए hysteresis loss. Simples are during the cycle of magnetization and demagnetization the of magnetic substance, energy spent this energy in the form of heat, the loss of energy per unit volume of the substance is known as, ऐसे लिख लेते हैं, energy spent in the form of heat which is known as hysteresis loss। ये फॉर्मूला है। द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस का, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस, यानी जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी लॉस होगी वो किससे आएगी, हिस्टैरिसीस कर्व से आ जाएगी। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए कुछ अलग दूसरी तरह की चीजें जानते हैं, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा जो भी हम बताएंगे। पहला है क्वेश्चन आता है बेटा, कंपैरिजन ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व बिटवीन सॉफ्ट आयरन क्रूड एंड स्टील, यानी स्टील और आयरन कोर के हिस्टैरिसीस कर्व में कंपैरिजन। ठीक है ना, तो हिस्टैरिसीस कर्व या डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज between soft iron
ग्राफ बना देते हैं और उसके बाद समझाते हैं आपको। ये तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में जो ग्राफ मिलता है तो ये हो गया बेटा स्टील का, ठीक है। और अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर की बात करें तो ये सॉफ्ट आयरन का हो गया, ये हो गया स्टील का और ये हो गया सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना। अब यहां पर कंपैरिजन करिए कि हिस्टैरिसीस कर्व स्टील का ज्यादा इन कंपैरिजन टू आयरन से, यानी आयरन में देखो मैग्नेटाइजेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है, कम मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे बहुत जल्दी मैग्नेटाइज, और उसके बाद डीमैग्नेटाइजेशन भी बहुत कम, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो डीमैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाता है। बट अगर हम स्टील की बात करें तो a lot of magnetizing field is required to magnetize a steel substance, ठीक है ना, यानी जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता। और एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो उसके बाद डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसमें हमें ज्यादा रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ये करिएगा, इसके कंक्लूजन्स लिखिएगा, आपकी बुक में गिवन है। एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, ट्रांसफार्मर, द क्रोड ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, व्हाई इट इज नॉट मेड बाय स्टील। यानी जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती हैं जो साइड में लगाई जाती हैं पत्तियां, वो सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, स्टील की क्यों नहीं बनाई जाती। तो दिस इज द रीजन स्टील, पहले हम सॉफ्ट आयरन की बात करेंगे तो सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इजीली होता है, ठीक है, यानी उसमें हीट कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता और मैग्नेटाइजेशन के बाद डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होता। अगर स्टील यूज करेंगे तो काफी हीट प्रोड्यूस होगी और क्या होगा, जलने का खतरा रहता है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, स्टील का यूज नहीं करते। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, why the transformer cord is made up of soft iron, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आप लोगों का एक चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।